कैसे मिली खेती को गति, कैसे पकड़ी नीतियों ने गति, खेती में हुई कितनी प्रगति, क्या किसानों ने की उन्नति? जवाब है हाँ। प्रमाण है खेती को लेकर लगातार बदलता नजरिया। खेती से जुड़ा एक तबका खेती को आजीविका मात्र का साधन न मानकर तरक्की का आधार मान रहा है। वो स्मार्ट हो चला है, या यूं कहिए कि देश की खेती किसानी स्मार्ट हो रही है। पिछले एक दशक में खेती में आए बदलावों को देखकर ये कहा जा सकता है कि खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि तरक्की की इबारत है। हाँ, जरूरत है साफ नीयत और नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन की। परंतु जिस देश में 1 रुपए में से 15 पैसे जमीन तक पहुंचने की बातें होती रही हों, वहां योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना ही अपने आप को चुनौतियों से दो हाथ करने जैसा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही इस पर काम शुरू किया। सबसे पहले देश के आम बजट में खेती किसानी को मिलने वाली हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की, मिलने वाले लाभ को सीधे किसानों के खाते तक पहुंचाया। साल 2014 से लेकर 2023 तक के सभी बजटों में आवंटित राशियों, घोषित योजनाओं में देश के अन्नदाताओं पर खासा ध्यान दिया गया। ग्राम स्वराज का जो सपना बापू ने देखा था, उसे सरकार ने पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिहाज से मास्टर प्लान तैयार किया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जिसे पीएम गति शक्ति के नाम से शुरू किया गया, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 2024-25 तक है। इस मेगा प्लान के तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया है। माना जा रहा है कि मेगा फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और कृषि प्रसंस्करण केंद्रों के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में पीएम गति शक्ति मदद करेगी। पिछले कई वर्षों से लगातार कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में महत्व कम होता जा रहा था। किसी जमाने में कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में 65% का योगदान देता था। अब कई वर्षों बाद पहली बार कोविड के दौरान कृषि ने फिर बाजी पलटी, तो केंद्र सरकार भी अपनी योजनाओं के माध्यम से खेती को गति देने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। मेगा प्लान पीएम कृषि गति शक्ति योजना के तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद भारी कमियों में सुधार करना है। मसलन गांवों में खेतों के निकट सोलर कोल्ड स्टोरेज, अनाज भंडारण के लिए वेयर हाउस, मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण केंद्र खोलना है। गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन तकनीक से खेती किसानी को बाजार से कनेक्ट करना है, ताकि कृषि उत्पादों के रखरखाव पर आने वाले खर्च को कम कर उनका सही दाम किसानों को मिल सके। भारत में कई बार फसल इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि उसे खरीदने वाला कोई नहीं था, या फिर इसलिए कि उसे ठीक से रखने के लिए गोदाम नहीं थे। इस बर्बादी के कारण कई बार बाजार में खाने की चीजों की किल्लत हो जाती है और उनके दाम बढ़ जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के कारण खराब हो जाती हैं। कटाई के बाद होने वाले औसत नुकसान में प्रमुख अनाज फसलों के लिए 10 से 16% तक खराब हो जाता है। ये नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभूतपूर्व खाद्य संकट से जूझ रहे देश के लिए यहाँ एक चिंताजनक आंकड़ा है। भारत में हर साल कटाई के बाद 55,600 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान होता है। खराब कोल्ड चेन और अव्यवस्थित लॉजिस्टिक के कारण
हर साल लगभग 14 बिलियन डॉलर की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बागवानी बोर्ड के अनुसार भारत में कोल्ड स्टोरेज में 90% की कमी है। भारत के 60% कोल्ड स्टोरेज केवल 4 राज्यों यानी गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान के कारण बेहतर भंडारण क्षमता और कोल्ड चेन के अभाव में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आती है। आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों की कमी के चलते एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की स्थिति बनती है, जिसके चलते उत्पादों की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अगर इस मुसीबत की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मौजूदा सरकार में प्रसंस्करण के प्रयासों को गति मिली है। बीते 9 सालों में इस दिशा में बहुत कठोर फैसलों के साथ मजबूत कदम उठाए गए हैं। उन्हीं में से एक कदम है नई भंडारण नीति। हजारों टन अनाज को डिपो यार्ड में भीगने की तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती हैं। जाहिर तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। डिपो यार्ड अपने परिसर में कृषि उपज को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। ये समस्याएं उन अनाजों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं जिनकी हाल में कटाई की गई होती है, और उन फसलों को भी प्रभावित करती हैं जिनकी कटाई होने वाली होती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को भारी नुकसान होता है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना नई भंडारण ढांचे का प्रमुख लक्ष्य है। भंडारण ढांचे को आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यह कदम अनाज तक ही सीमित नहीं, बल्कि तेजी से खराब होने वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जियां, दूध, मांस, मछली को लेकर और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं बागवानी फसलों के बढ़ते उत्पादन के कारण पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के निर्माण की जरूरत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भंडारण सुविधाओं के अभाव में हर साल 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खाद्य वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं। हर्मेटिक या एयर टाइट कंटेनर्स जैसी उचित भंडारण विधियों का उपयोग कर हम उपज को कीड़ों, कृंतकों, मोल्ड और नमी के चलते खराब होने से रोक सकते हैं, ताकि प्राप्त उपज के लिए गुणवत्ता मानकों एवं प्रमाणीकरण को कार्यान्वित किया जा सके। साथ ही भंडारण एवं प्रसंस्करण का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसी के साथ सड़क नेटवर्क एवं उन्नत लॉजिस्टिक का उपयोग कर पारगमन के दौरान देरी के बावजूद हम होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं। सरकार समेकित कृषि विपणन योजना यानी ISAM की उप योजना कृषि विपणन अवसंरचना यानी AMI के तहत कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी वेयर हाउसेस के निर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रही है। साल 2021 से 2023 में AMI उप योजना के तहत किसानों सहित लाभार्थियों के लिए 740.88 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली 42,138 वेयर हाउसेस को सहायता प्रदान की गई। वहीं पिछले 3 वर्षों में ISAM की AMI योजना के तहत 64.32 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली कुल 2,314 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। दुनिया भले ही तमाम तरह की आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही हो, लेकिन भारत सरकार देश की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र को मुश्किलों के बीच उम्मीद के तौर पर देखती आई है। यही वजह है कि भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 6,865 करोड़ रुपए के कुल बजटीय खर्च के साथ 10,000 किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना शुरू की है, जिनमें से 4,748 FPO देश भर में पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 130 जैविक, 95 तिलहन, 87 मधुमक्खी पालन, 49 कृषि वानिकी और बांस को लेकर पंजीकृत किए गए हैं।
खास बात यह है कि इनमें 357 महिला एफपीओ भी पंजीकृत किए गए हैं। 30 जून 2023 तक देश भर में पंजीकृत एफपीओ की संख्या 6,319 हो चुकी थी, जो लगातार बढ़ रही है। बाजार का गणित, मौसम का विज्ञान, तकनीकी का प्रयोग और नीतियों के सहयोग से खेती को गति मिल रही है। किसानी स्मार्ट क्या हुई, अब किसान परंपरागत खेती की डगर से विदेशी बाजारों में भी अपनी पैट्स जमा रहे हैं। अब वो अपने माल के उचित दाम न मिलने पर निराश होकर उसे खेत में सड़ने के बजाय उसकी प्रोसेसिंग पर ध्यान दे रहे हैं। उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाकर पैकेजिंग कर वो मुश्किल को अवसर में बदल रहे हैं। भारत में प्रोसेस्ड फूड निर्यात बढ़ाने के लिए PLIS यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत अब किसान कंपनियों द्वारा अपने ब्रांड को देश के बाहर प्रमोट करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 50% सब्सिडी का प्रावधान किया है, ताकि देश में बना भारतीय ब्रांड भी विदेशों में धूम मचा सके। अभी बाहर की ही कंपनियां इंडियन फूड बनाकर अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। इस पहल से हमारे यहाँ से न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा बल्कि अवसर भी खुलेंगे। आज देश में 707 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये योजना सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में 70 मिलियन टन की वृद्धि करेगी, जो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना होगी। यह योजना सहकारी समितियों को देश भर में विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाएं स्थापित करने का अवसर देगी, जो भारतीय खाद्य निगम पर बोझ कम करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने और किसानों को उनकी उपज बिक्री के बेहतर अवसरों के लिए मदद करेगी। इस योजना से स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता का निर्माण कर कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। इससे किसान गोदामों में अपनी उपज का भंडारण या साझा इकाइयों में अपनी उपज का प्रसंस्करण कर अधिकतम लाभ कमा सकेंगे। इस योजना के तहत किसान अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे कि उचित मूल्य की दुकानों के रूप में सेवा देने, साथ ही कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना कर आय में वृद्धि कर सकेंगे। इसके चलते उपभोक्ताओं, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता से खाद्य सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार होगा। खरीद केंद्रों से गोदामों तक और गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्नों की आवाजाही को न्यूनतम कर परिवहन लागत को कम किया जा सकेगा। हैंडलिंग और पैकेजिंग का जोखिम कम होगा, साथ ही आवाजाही में देरी से भी निजात मिलेगी। खाद्यान्न के सुरक्षित हो जाने से किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा। वो कीमतों में उतार चढ़ाव, कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को भी रोक पाएंगे। बेहतर सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों में निवेश से फूड प्रोसेसिंग से तरक्की के द्वार आसानी से खोले जा सकेंगे, जिसका आगाज हो चुका है। उम्मीद है कि PPP या FPO के माध्यम से खाद्य भंडारण की पहल बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। साथ ही ये भी माना गया है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों की जरूरत होगी। इंडियन फूड मार्केट को दुनिया भर में लॉन्च करने के उद्देश्य से भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगा, ताकि विविध खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित किया जा सके। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार है, जो भारतीय और विदेशी निवेशकों के बीच साझेदारी को सुगम बनाएगा। दरअसल ये वर्ल्ड फूड इकोसिस्टम उत्पादकों, फूड प्रोसेसर्स, इन्वेस्टर्स, नीति निर्माताओं और संगठनों का अपनी तरह का अद्वितीय आयोजन होगा। ये वैश्विक खाद्य मूल्य श्रृंखला के साथ खुदरा प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक के प्रदर्शन, जुड़ाव और सहयोग का मंच है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, जो कि भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा और किस्सा रहे हैं, इन्हें भारत के सुपर फूड के तौर पर भी दुनिया भर में प्रमोट कर उसका लाभ
उठाया जा सकता है। मिलेट्स जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और कुपोषण जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। भारत के पास खाद्य प्रसंस्करण का वैश्विक केंद्र बनने और विश्व खाद्य बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अर्जित करने का विजन भी है और मिशन भी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत अपने ऐसे समर्थकों को बढ़ावा देना चाहता है जो इसके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समर्थन और उसे गति प्रदान कर सके। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पर्याप्त ऋण प्रदान कर इसे उद्योग का एक बड़ा हिस्सा बनाया जा सकता है। एक कुशल और सर्वव्यापी इकोसिस्टम बाधाओं को दूर करने और एक समन्वित एवं एकीकृत ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम होगा। पिछले 9 सालों में किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने योजनाओं के ढेर लगा दिए हैं, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, भारत ब्रांड, जैविक खेती और जीरो बजट प्राकृतिक खेती, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मंडी सुकिसान क्रेडिट कार्ड अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि आयात निर्यात नीतियां, अन्नदाता बने ऊर्जादाता और खेती के ढांचे में बड़े स्तर पर निवेश पर बल दिया है, जिसके परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं। इसमें एक तरफ समाज की पहल रंग ला रही है तो दूसरी ओर सरकार का सहयोग और प्रोत्साहन उन्हें अपने हिस्से का एक मुट्ठी आसमान तोड़ लाने के लिए प्रेरित कर रहा है।